Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to the financial management class. This is our lecture week number 10 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंड एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है एंड हाउ टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ फीडबैक, so you can write me an email or you can WhatsApp me or other mode of communication you can contact me and I'll try to answer those queries. कल जो हमने बेसिकली टॉपिक डिस्कस किया था इट वाज वेरी मच रिलेटेड टू ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हमने ट्रेंड से हट के थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया दैट वाज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, आखिर में इंडेक्स एनालिसिस। और आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एंड आज हम फंड्स की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के व्हाट आर द फंड्स एंड हाउ टू यूटिलाइज दोज फंड्स एंड हाउ टू मेक अ स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट जस्ट लाइक बैलेंस शीट, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होती है, तो हाउ टू मेक दैट, तो आज उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इफ यू आर हैविंग a soft copy of a book or a hard copy of a book of financial management, we are actually following Van Horn's financial management and उसका 13th edition ले लें या 10th edition ले लें तो almost the same thing. So if you are following that particular book, तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली कवर्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड उसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज अबाउट फंड एनालिसिस, तो वी आर डिस्कसिंग दैट। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट why we are going to study this topic and what are the objectives of this particular topic. So after completing this particular topic of fund analysis, what you are going to learn, so we are going to explain today the difference between the fund flow funds, जिसमें sources आ जाते हैं and uses आ जाती हैं, and then statement and the statement statement of cash flow, जो कि आज शायद हम ना डिस्कस कर सके and we will try to discuss it in the next particular class. We are going to discuss, as I already mentioned, what are funds and uses of funds, आइडेंटिफाई करेंगे, सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, यूजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल ट्राई टू क्रिएट अ सोर्स एंड यूज अ फंड स्टेटमेंट, मेक एडजस्टमेंट्स एंड एनालाइज द फाइनल रिजल्ट। आज दो एग्जांपल्स को हम लेके चलेंगे। वन एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम योर resource book of Van Horn and one is a general example, उसकी Excel का एक template file भी है which I have already uploaded in the server in the LMS, so you can simply download it from there. and अगर आप YouTube channel से अगर इस lecture को सुन रहे हैं तो मैं वहाँ इसका link भी provide कर दूंगा, so you can easily download this particular file. ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, अ समरी ऑफ अ फर्म्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इट इज आल्सो कॉल्ड a source and use of fund statement or a statement of changes in financial position। इसका नाम चेंज हो गया था विच इज़ नाउ अब आजकल जो अमेरिका में यूज़ किया जा रहा है या बाकी भी कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में भी यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट रादर देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। बट इट इज़ अगेन इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस बिकॉज व्हेन फंड की अगर बात करें तो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स का हमें पता होना चाहिए। Why to examine this particular thing, fund flow statement? Because it includes important non-cash transactions, while the cash flow statement does not. Because cash flow statement हमें simple कैश का बता रही होती है कि कैश कब आया, कब गया, कहाँ से आया, कहाँ गया। बट when we are talking about fund flow statement, it also talk about non-cash transactions। हमने स्टॉक की बात की, हमने लेन देन की, हम बार्टर की बात करते हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बात नहीं करता। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये इन चीज़ों की बात ज़रूर करता है।
फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान ने वीट सेल करनी है और हमें इंडिया से टोमेटोज चाहिए, तो हम टोमेटोज लेके वीट दे के टोमेटोज ले सकते हैं, तो इस वी कॉल इट अ बार्टर। तो ये इस तरह की जब ट्रांजेक्शंस होती हैं तो फंड फ्लो मेंशन कर देता है, कैश फ्लो मेंशन नहीं करता। So keep this in mind, the major difference between the two statements. It is easy to prepare and often preferred by managers for analyzing purposes over the more complex cash flow statements, as it is a very simple statement. And moving ahead helps you to better understand the cash flow statement, especially if it is prepared under the indirect method. So cash flow, as I already mentioned, सिर्फ cash की बात करेगा, fund flow आपको थोड़ा सा अलग चीज़ भी बताने की कोशिश करता है कि अदर देन कैश क्या क्या चीज़ें स्टेटमेंट में ऐड की जा सकती हैं या उनकी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, एंड हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ऐड नहीं करते बट फंड फ्लो में हम ऐड कर लेते हैं। Flow fund statement. What are funds? All of the firm's investment and claims against those investments extend beyond just transaction involving cash. So already बात हो चुकी है, funds में transactions आ जाती हैं, जितनी भी transactions हाँ वो investment point of view से की हो या आपने claims किए हो, ओके फॉर इंस्टेंस दिस इज माय प्लॉट, तो मैंने क्लेम किया है, तो ये पैसे का शायद ना हो, लेन देन प्लॉट के बदले प्लॉट या एसेट के बदले एसेट हो, तो ऐसी चीज़ें फंड स्टेटमेंट में आ जाती हैं। सोर्सेस की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस इज बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सोर्सेस एंड यूजेस। सो आप इसमें कलर्स भी देख रहे होंगे कि एसेट्स को ए का नाम दिया हुआ है, कलर उसका ग्रीन दिया हुआ है, लाइबिलिटी इज ऑलमोस्ट इन अ ब्राउन कलर, एल से लिखा हुआ है। सोर्सेज, सो सोर्स क्या है जहाँ से हम, सोर्स इज मेजर थिंग, अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज। सो हमने इसको ब्लू कलर दिया हुआ है, एंड यूजेस को हमने रेड कलर दिया हुआ है। सो इसी तरह ये स्टेटमेंट भी मेंशन है, द लेटर्स लेबलिंग द बॉक्सेस स्टैंड फॉर यूजेस, सोर्सेज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ब्रॉडली डिफाइंड। ठीक, प्लस माइनस इंडिकेट्स इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो ये भी साथ साथ मेंशन हुआ हुआ है कि अगर एसेट को हम अगर सामने रखें तो जो सोर्सेस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, एंड यूजेस जो हैं जब हम यूज करते हैं एसेट्स को तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं, सोर्सेस को जब हम सामने रखें तो वो नेगेटिव हो जाता है। लाइबिलिटी में इसको रिवर्स किया जाता है, जब सोर्स होता है तो पॉजिटिव, एंड जब यूज करते हैं तो नेगेटिव का साइन रखा जाता है। This is an example which I was talking about earlier. This example is taken from your Van Horn book. इसमें इस बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो एसेट्स को हमने सिंपल इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड नेक्स्ट स्लाइड में लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिफाइन किया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले एसेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो कैश की बात करते हैं, कैश एट बैंक हो या कैश इन हैंड हो, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर टेबल, 2006 एंड 7 का टेबल ये मेंशन है। 6 में हमारे पास जो कैश था डेट वाज $100, एंड 2007 में ये $90 रह गया। हाँ, ये इसके आगे आप 3 ज़ीरोस लगाएं, 10 ज़ीरोस लगाएं, उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने रखें कि 100 से 90 आ गया, सो दैट मीन्स देर इज ए नेगेटिव साइन। सो हमारा सोर्स जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक, अब एसेट्स या हम अकाउंट रिसीवेबल्स की बात करते हैं, तो ये भी 410 से 394 पे आ चुका है, अगेन हमारा सोर्स क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री 616 से 696, सो दैट मीन्स अब हमने यूज किया है। अगेन लेट्स गो बैक टू द बैक स्लाइड। एसिड्स की जब हमने बात की कि जब भी नेगेटिव होगा तो दैट इज सोर्स, जब पॉजिटिव होगा तो दैट इज यूज या यूजेस। तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि जैसे ही पॉजिटिव का साइन आया तो साथ हमने यू का साइन ऐड कर दिया, सो यूजेस हमारे पास आ गए।
देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस 5 थे, 5 ही रहे दोनों सालों में, तो इसलिए नो चेंज। देन टैक्स प्रीपे की बात करते हैं, इट वाज 9, अब 10 हो चुके हैं, पॉजिटिव का साइन आएगा, पॉजिटिव 1 का आएगा, सो इट इज यूजेस। फिर करंट एसेट्स आ गए, फिक्स एसेट्स आ गए, डिप्रिसिएशन आ गई। हाँ, नीचे आते हैं नेट फिक्स एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो नेट फिक्स एसेट्स हमारे जो हैं, that is increasing from 631 to 701, तो ऑलमोस्ट आप ऐसे समझेंगे $70 की इंक्रीज आई है। सो यूजेस और प्लस का साइन यहाँ हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं एंड हम इसको अब लाइबिलिटी साइड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रादर बिफोर जंपिंग इनटू लायबिलिटी, अगर एक मैंने वर्बली तो आपको बता दिया कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, जैसे 100 से 90 तो ये नेगेटिव था, तो $10 की चेंज आई, फिर $16 की नेगेटिव की चेंज आई, इन्वेंट्रीज में $80, $1 एंड फिक्स नेट फिक्स एसेट में पॉजिटिव 70 और यू का साइन साथ आ गया। अब हम चलते हैं जी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की तरफ। रिकॉल, जब हमने लाइबिलिटी की बात की तो यूजेस नेगेटिव होते हैं और सोर्सेस पॉजिटिव होते हैं। तो क्या इसी चीज़ को माइंड में रख के इस एग्जांपल को, इस टेबल को अगर देखें, तो नोट्स पेएबल 295 से नेगेटिव हुए इन 2007, सो 290 पे हमारे नोट्स पेएबल आ चुके हैं। तो हमारी यूजेस जो बैलेंस शीट, जो एसेट्स में पॉजिटिव ऑफ यूजेस होते थे, यहाँ लाइबिलिटीज में हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। देन लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं, सो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 453 टू 530, so there is an increase, so we are putting a sign of as source positive। एंड रिटर्न अर्निंग की अगर बात करें तो 157 थे, 157 से 210 पे आ चुके हैं, तो अगेन इट इज अ पॉजिटिव थिंग, तो पॉजिटिव साइन आ गया, साथ ही हमने सोर्स को ऐड कर दिया। Keep in mind that account payable, accrued taxes, other accrued liabilities की बात करें, और साथ ही हम कॉमन स्टॉक की बात करें, पेड अप कैपिटल की बात करें, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये सेम टू सेम है जो 2006 में थी, वही चीज़ 2007 में हमें नज़र आ रही है। सो इस वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो देर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एंड वी आर नॉट एडिंग सोर्स और uses or sources or uses sign over here, तो ये इसी तरीके से हमारे पास रहेगा। uh, in this particular slide you can see the change, कितनी change आई है जी, 5, 77 and 53। the important thing ये इसके इनके साथ साइन क्या लगा होगा, uses हैं तो uses के साथ माइनस होगा एंड sources के साथ पॉजिटिव का साइन होगा। ओके जी, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें these were just basics of the topic, so अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिक सोर्सेस एंड यूजेस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या थे हमारे पास। तो सोर्सेस की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज क्या क्या हुआ है, तो इफ़ यू रिकॉल, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग सोर्स था, इंक्रीज हुआ, तो हमने इसको इंक्रीज में ऐड कर दिया, इंक्रीज रिटर्न अर्निंग 53। हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो थे, अगर हम पीछे चले जाएं, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में अगर देखें, तो सोर्सेस क्या थे हमारे, -16 जा रहे हैं। सो इफ वी जंप ओवर हियर, तो डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, so long term debt, so if I turn on my mouse, so over here long term debt 77 source, so जब हम बात करते हैं liability and equity की, तो sources positive होते हैं। moving ahead, अगर हम देखें तो increase long term debt 77, and last thing of the source we have is कैश डिक्रीज बाय 10। तो जो कैश होता है ये पार्ट होता है एसेट्स का। सो एसेट्स 100 से 90 हो गए, नेगेटिव साइन, डिक्रीज हुए हैं, कितने हुए हैं, $10 डिक्रीज हुए हैं। सो ओवर हियर वी कैन सी दैट आवर कैश इज डिक्रीजिंग बाय 10।
अगर हम सिंपल इसको कैलकुलेट करें, तो 53 प्लस 16 दैट इज 69 प्लस 10 79, so 79 plus 77 that is $156. यूजेस की बात करते हैं, इन्वेंट्रीज की सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स। सो एसेट्स पे हम जाते हैं। एसेट्स में वी हैव इन्वेंट्रीज 616 से 196, देयर इज अ चेंज, अ बिग चेंज, एंड यूजेस हैं, सो 80 का चेंज आया, so we will put over here inventory $80. ओके, सो हमने टैक्स प्रीपे किया, इंक्रीज हुआ जी, कहाँ हमने जी टैक्स पे किए, सो एसेट्स में हमें नजर आएगा कि ओके वी हैव पेड टैक्सेस, कितना है जी, यूजेस है 1 है, सो पॉजिटिव। मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, सो 1 एडिशन हुआ। नोट्स पेबल की बात करते हैं, दैट इज डिक्रीज्ड, एंड इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। नोट्स भी एक दफा हम देख लेते हैं कि नोट्स किधर हैं जी, हमारे पास यूजेस, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइबिलिटी, राइट, सो इट इज डिक्रीज बाय $5। ओके, सो डिक्रीज 5। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 80 प्लस 70, 150, 5, 155 plus 1, 156. So $156 of uses and $156 of sources. तो ये भी एक तरह से हमारा बैलेंस हो जाता है। अब एडजस्टिंग यहाँ तक अगर क्लियर है, तो इसको ज़रा अंडरस्टैंड की दोबारा से इसको मैं ये स्लाइड ओपन करता हूँ, तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन सो फार। वी हैव टॉक्ड अबाउट सोर्सेज एंड यूजेस, हमने एसेट्स के साथ देखा, हमने लाइबिलिटीज के साथ देखा। अब एसेट्स में हमने क्या किया कि जब यूजेस की बात करते हैं तो दीज आर पॉजिटिव्स एंड सोर्सेज नेगेटिव होते हैं। इन लाइबिलिटी सोर्सेस पॉजिटिव होते हैं एंड यूजेस नेगेटिव होते हैं। ओके जी, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टिंग द बेसिक सोर्सेस एंड यूजेस स्टेटमेंट्स। द फॉलोइंग 3 स्लाइड्स, जो कि ऑलरेडी हम पिछले डिफरेंट टॉपिक्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ये बेसिकली वैन होन की चैप्टर नंबर 6 में जो इनकम एंड बैलेंस शीट की स्टेटमेंट्स हमने ली हुई हैं, उसी को ही हम फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बास्केट वंडर्स बैलेंस शीट एसेट साइड जो हमें नज़र आ रही है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो जैसे हमेशा स्टूडेंट को तो एक ही क्वेश्चन होता है कि जी हमने एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएँगे और एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंटरनेशनली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड हमारे हम भी इसी को ही फ़ॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस वी कैन आस्क, वी माइट आस्क, और इसी को कहाँ से पिक किया जा सकता है। तो पहले हम बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एसेट साइड को। तो वी हैव कैश ऑफ 90, अकाउंट रिसीवेबल 394, इन्वेंटरी 696, prepaid expenses 5, टैक्स प्रीपेड 10, करंट एसेट्स टोटल हमारे पास आ जाते हैं $1195। फिक्स एसेट्स अगर इसमें से देखें एट कॉस्ट 1030, इसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, सो हमारे पास नेट फिक्स एसेट्स आ जाते हैं 701। इसमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 50। अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म जो हैं वो हमारे पास 223 के हैं। टोटल हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं 2169, जो कि हम पहले भी बहुत दफ़ा ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, हाउ द फर्म स्टैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट, डेट अभी हमारे पास मेंशन नहीं है, ओके। तो अगर हम डेट, हाँ ओके, द डेट इज मेंशन ओवर है दिसंबर 31st 2007। तो किस डेट पे ये चीज़ें हो रही हैं। सो इफ यू रिकॉल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट ये पीरियड किसको कहते हैं। सो इट कुड बी अ 1 मंथ पीरियड, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, क्वार्टरली भी हो सकते हैं,
बाय एनुअली जैसे हम कहते हैं, 2 times a year एंड 1 time a year। तो इट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी कि वो किस तरीके से अपनी पीरियड्स को डिफाइन करती है और स्पेसिफिक डेट्स को डिफाइन करती है। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान हम दो डेट्स को ज़रूर लेके चलते हैं, 31 दिसंबर एंड फिजिकल ईयर जिसको हम 30th of June कहते हैं। तो ये दो डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन्हीं को हम साथ साथ लेके भी चल रहे होते हैं। ओके जी, व्हाट BW ओन? BW इज बास्केट वंडर्स, जो कंपनी का नाम है। इसको एबीसी कोई भी कंपनी कर सकते हैं, बट दे ओन। और ओन का मतलब है कि उसके पास क्या है। सो टोटल एसेट्स जो होंगे, दैट इज एक्चुअली ओन्ड बाय अ कंपनी। तो टोटल एसेट्स बिल्कुल बॉटम पे अगर आप देखें तो टोटल एसेट्स 20 साथ ही मेंशन किया। सो ये जितने भी फुट नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं या सुपरस्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली यू कैन से दैट कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स सारे यहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई दफ़ा पूछे जाते हैं क्विज़ेस में, असाइनमेंट्स में, इवन टेस्ट में, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये उसी की एक तरह से प्रिपरेशन भी आप समझ लें कि आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए कि फ्रॉम वेयर टू गेट द इन्फो। सो फर्स्ट वाज what is the specific date of a firm? So it is over here, 31st December. BW, what BW own? So it is the total assets. Amount owed by customers, कितने पैसे हैं जो कस्टमर के हमने लिए हुए हैं, अकाउंट कस्टमर ने हमसे लिए हुए हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल, हमने कितना रिसीव करना है। फ्यूचर एक्सपेंसेस, आइटम्स ऑलरेडी पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Cash likely convertible to cash within a year. So current assets. So I mentioned earlier a lot of time that current assets या current की कभी भी liabilities की बात करें तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हमने एसेट हैं तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टॉक की बात करते हैं, उसकी लाइफ 1 ईयर या 1 ईयर से कम होती है, एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स की या बॉन्ड्स की लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है। ओरिजिनल अमाउंट पेड, कितनी पे की है जी? सो फिक्स एसेट एट कॉस्ट, राइट? सो 1030 इज द अमाउंट जो कि पे हुई। ओके, डिडक्शन फॉर एक्रूड डिडक्शन फॉर वियर एंड टियर। सो हमने कितना जी छोटा मोटा आगे पीछे पैसा पे किया। सो डेप्रिसिएशन ऑफ योर एसेट्स इज 329। तो इस तरीके से ये चीज़ें हाइड करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू गाइस के अपनी कोई भी बैलेंस शीट रैंडमली आप डाउनलोड करें। बल्कि आज एक टेम्पलेट फाइल मैंने जैसे पहले भी बताया लेक्चर स्टार्ट में कि मैं आपके साथ एक एक्सेल की फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कर चुका हूँ रादर। तो इस फाइल को आप डाउनलोड करें और इस ये जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मूविंग अहेड जी, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड को अगर हम देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नोट एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी ए है। और बी क्वेश्चन को भी साथ लेके चलते हैं, व्हाट BW ओ एंड ओनरशिप पोजीशन। सो ये बेसिकली इक्विटी की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और ये और बी दोनों के सेम ही एक तरह से आंसर हमारे पास आ जाते हैं। ओ टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कितना जी हमने पे करना है। अकाउंट पेबल कितना है जी? हमने 94 हमने पे करना है। अनपेड वेजेस एंड सैलरीज जो अभी तक हमने पे नहीं की, सो एक्रूड टैक्सेस। उसके बाद अब बात करते हैं जी डेट्स पेबल इन लेस देन 1 ईयर, करंट लाइबिलिटीज। डेट पेबल मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म डेट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी हमारी? तो हमने स्टॉक जो रखा हुआ है दैट इज आर बेसिकली यू कैन से आर इन्वेस्टमेंट, एंड पेड अप कैपिटल, कैपिटल जो है दैट इज आर इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो दोनों को ऐड अप कर लें तो 729 प्लस 200,
तो 929 is our original investment. Earning, reinvestment or reinvested, earned earning $210. So इस तरीके से you can able to answer these particular questions from who is asked from your balance sheet. थोड़ा सा अगर शायद मैं थोड़ा सा क्विक जा रहा हूँ because there is another example at the end, and time is a bit short today. Maybe हमें इस लेक्चर को जल्दी ख़त्म भी करना पड़े because it is quite a lengthy thing. देखने में थोड़ी सी सिंपल चीज़ भी लग रही हो, बट डिपेंडिंग ऑन योर बैलेंस शीट, सर्विस इंडस्ट्री की डिफरेंट होगी, एक्सपोर्टर्स की डिफरेंट होगी, मैन्युफैक्चरर्स की डिफरेंट होगी। तो हर कोई अपनी अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को सामने रख के इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं जी इनकम स्टेटमेंट की तरफ। अभी हम इनकम की ही बात कर रहे थे, इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओवर हियर। मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब करते हैं जी? ओके, दिसंबर को करते हैं जी। देन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, क्या चीज़ हमने जी रिसीव करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमने कोई चीज़ सेल की है कस्टमर को तो हमें पैसे मिलेंगे, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कमीशन, एडवांसेस, ऑफिसर सैलरीज एंड ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि सेल है तो उस पे कमीशन आपने प्रोवाइड कर दी है, ऑफिसर को सैलरी प्रोवाइड कर दी, कुछ भी ऐसा है आपने गाड़ी वगैरह ठीक करवाई है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। सो दिस इज एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी आ जाती है? अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, क्योंकि अभी हमने इनकम टैक्स पे नहीं किया। कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने बोरो किया उसके ऊपर कोई ना कोई हमने सूद पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, सो दैट इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस। देन कम्स टैक्सेबल इनकम, कितना टैक्स पे किया जी? इनकम टैक्स हमने पे किया है। अर्निंग बिफोर टैक्स 151। ओके सॉरी, दिस इज टैक्सेबल इनकम, किस चीज़ पे हमने टैक्स पे किया है, कितनी इनकम पे हमने टैक्स पे किया है। इसमें एक क्वेश्चन कम है वो हम ऐड कर सकते हैं। हाउ मच टैक्स वी हैव पेड, तो इनकम टैक्स कितना पे किया 151 में, $60 अगर हमने पे कर दिया, पीछे 91 बचा, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, अमाउंट अर्नड फॉर शेयर होल्डर, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 91। फिर हमने कुछ कैश डिविडेंड भी प्रोवाइड कर दिया, फिर इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग भी आ गई। सो ये चीज़ें सारी हमारी एक इनकम स्टेटमेंट बन के सामने आ जाती है। थोड़ा सा पास लेते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ तक अगर चीज़ें ठीक हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टिंग द बेसिक सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ यूजिंग स्टेटमेंट। रिकग्नाइज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। Of course, change in return earning is composed of profit and dividend. So हमने ऑलरेडी अभी बात कर दी। सोर्स क्या है जी? हमारे पास नेट प्रॉफिट 91, एंड यूज़ क्या है हमारा? उसको लेस कर देंगे, दैट इज डिविडेंड 39। पीछे हमारा पास जो बचती है दैट इज रिटेन अर्निंग। ऑलरेडी हमने इस चीज़ को देख लिया है और अभी इसको हम आगे लेके चलते हैं। Okay, G, let's move forward. Let's talk about recognizing depreciation and gross changes in fixed assets. So, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं? सोर्सेस हमारे पास depreciation है 30%, $30, उसमें से हम फिक्स एसेट्स को अगर ऐड कर दें तो, या टोटल जो है हमारे पास फिक्स एसेट्स उसको सामने देखें तो दैट इज़ $100। तो उसमें से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमारे पास नेट फिक्स एसेट्स कितने बच जाते हैं? दैट इज़ 70, जो कि वी आर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इनकम स्टेटमेंट। मूविंग फॉरवर्ड जी, अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। फंड्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग ऑपरेशंस,
नेट प्रॉफिट हमारे पास 91 का था, डेप्रिसिएशन 30 की थी। तो ये दो मेजर सोर्सेस हमारे पास आ जाते हैं। फिर इसमें से डिक्रीज क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, दैट इज 16। इंक्रीज क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म डेट 77। एंड कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, जो कि अगेन कम taking all this information from income as well as from our बैलेंस शीट। तो 10 डॉलर्स का हमारा कैश का डिक्रीज था, 224 हमारे सोर्सेस आ जाते हैं। यूजेस की बात करें तो डिविडेंड 38 था हमारा, एडिशन टू फिक्स एसेट 100 थे, एंड इंक्रीज इन्वेंट्री जो कि यूज हो रही है, दैट इज 80। इंक्रीज इन टैक्सेस 1। एंड डिक्रीज हमारा नोट पेबल। अगेन दीज थ्री इंफॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम बैलेंस शीट, दैट इज मेकअप ऑफ 224। सो अगेन recall, sources is equal to uses। 224 हमारे पास sources थे और 224 ही हमारे पास uses आ रहे हैं। सो एक तरह से ये हमारी दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं। Analyzing the sources and uses statements। So sources क्या है? Primarily through net profit from operations and long-term debt increases। Uses क्या आ जाते हैं? Primarily through an increase in inventories and expenditures on capital assets। So uses क्या आ गया हमारे पास? Inventories, expenditures की बात कर लेते हैं, और जो कि कैपिटल एसेट्स में होते हैं। और सोर्सेस क्या कर रहा है हमारे पास? नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म डेट से जो जो प्रॉफिट हम गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा हमारा एनालिसिस बन जाता है। ओके, अगर यहाँ तक सब चीज़ें ठीक हैं तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। और आज ड्यूरिंग ए क्लास आई विल बी ऑनलाइन अगेन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव एनी क्वेश्चन, you can message me, or you can even message from you can message me from LMS एज वेल। आज कोशिश करूंगा कि उसमें एक फॉर्म बना दूंगा, ताकि आप फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर से रिलेटेड तो यू कैन पुट अप। क्योंकि कल मुझे कुछ ईमेल्स रिसीव हुई थी, फ्यू पीपल गेव अ फीडबैक कि लेक्चर अच्छा था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कल के लेक्चर से। तो अगेन I'll I'll be like waiting for your feedback, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या इन लेक्चर्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सो I'll be waiting for your feedback। ओके जी। कुछ स्टेप्स, एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, आई अपलोडेड एन एग्जांपल ऑफ एक्सेल टेम्पलेट फाइल है। एंड यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी मैं इसको डाल दूंगा। एंड मैं आपके एलएमएस पे भी डाल दूंगा स्टूडेंट्स के, ताकि दे कैन डाउनलोड इट एंड दे कैन फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैं स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस या इसको स्टेप्स कह लें। तो ये स्टेप्स मैं आपको सिखा देता हूँ। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स टू मेक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ताकि अगर आपने कभी भी अपनी बैलेंस शीट, अपनी इनकम स्टेटमेंट को सामने रख के अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बनानी हो, तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं। सो स्टेप वन is very simple: get balance sheet of at least 2 years on Excel sheet। So if you have an Excel sheet, ऑफ कोर्स आप सबके पास एक्सेल तो होना ही चाहिए, या स्प्रेडशीट हो, तो आप बैलेंस शीट कोई सी भी डाउनलोड कर लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें 2 साल का डेटा हो। तो फॉर एग्जांपल वी आर इन 2020, तो अगर किसी के पास 1918 का डेटा हो तो प्रेफरेबली दैट वन, या अगर जून के बाद अगर किसी के पास 20 एंड 19 का डेटा आ जाए तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू टू मेक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। मूविंग अहेड जी, स्टेप टू: फाइंडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइटम्स इन बैलेंस शीट। सो आपके पास बैलेंस शीट आ गई, सॉरी इसमें ज़रा रिफर्स साइट से ये, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैंने ये बैलेंस शीट डाउनलोड की, टेम्पलेट डाउनलोड किया। सो इसमें रिवर्स साइड पे है, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप एसेट्स को लेफ्ट पे ले आएं और लाइबिलिटीज को राइट साइड पे ले आएं, तो बात तो वही आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कि हम पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो आप देखें कि जितने भी एसेट्स मेंशन है, पर्टिकुलर्स मेंशन है, ईयर 1 ईयर 2 मेंशन है, फिक्स एसेट्स आर ऑन द टॉप। एंड रेड कलर में जितना भी आपको नजर आ रहा है दैट इज करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज। ब्लैक कलर में सिर्फ फिक्स एसेट्स एंड फिक्स लाइबिलिटीज की बात हो रही है।
एसेट्स के पहले हम देख रहे हैं, तो फिक्स एसेट में हमारे पास क्या है? ग्रॉस ब्लॉक, उसके बाद डेप्रिसिएशन, नेट अमाउंट मेंशन है, नॉन करंट एसेट्स जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है। एक दफ़ा आप जैसे स्टूडेंट्स की फीस होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज़ होती है और एक फिक्स पे होती है। तो ये लॉन्ग टर्म आपके एसेट्स बन जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इट इज मेंशन ओवर देयर। और करंट एसेट्स में क्या क्या है जी? हमारे पास स्टॉक है, डेट है, डेटर्स हैं, कैश है, बैंक है एंड एफडी। एफडी भी कुछ खास इनका फिक्स डिपॉजिट होगा। Okay, let's and now let's jump into liability side, which is share capital is there 800,000, year 2 में 900,000 हो जाता है. Okay, reserves and surplus हमारे पास हैं जी, loan and liabilities हैं, then PNB loans हैं, then current liabilities की बात करें तो creditors, provisions हैं जी, advance advances from customer हैं and expenses payable. These are the things we have. These are the particulars we have for year one and year two. Moving ahead, step three में हमें क्या करना है जी? Step three, find long term sources, long term uses and long term surplus या deficit. How to determine sources and use of fund, that is very important. केस क्या है sources and uses की बात? अगर जैसे पहले हमने बात की, if liability increases तो source है, if liability decreases it is the use, if asset increases it's a use, if asset decreases it's a source. So आपने हम ये चीज याद रखनी है, जहाँ liability increase होगी asset decrease होगा, एंड जहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज होगी वहाँ एसेट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इन आवर एग्जांपल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सोर्स है, और ऑटोमेटिकली इफ एसेट इज डिक्रीजिंग तो वो भी सोर्स ही है, एंड वाइस वर्सा, इफ लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग और एसेट इज इंक्रीजिंग तो ये यूज हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई एम पुटिंग अप ओवर हियर। और इसी तरीके से आपके पास जो एक्सेल की फाइल होगी उसको भी सामने रख के इसी तरह की एग्जांपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही फिगर्स भी आप ले सकते हैं। सो in this particular example, what they have done is कि सबसे पहले इन्होंने लाइबिलिटी साइड को लिया है। तो लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल की बात हुई है, 800 से 900 हो गया, तो टोटल चेंज कितनी है? 1000 की इंक्रीज इन कैपिटल, 1000। मूविंग अहेड जी, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड सरप्लस हो रहा है जी, कहाँ हो रहा है जी? रिजर्व एंड सरप्लस में 3000 से 5000 हुआ, 2000 की चेंज, सो 2000 पॉजिटिव। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ नजर आ रही है? सो इट इज मेंशन ओवर हियर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000, 3000 अब हो गई है, पहले इट वाज 2000। तो इसी तरीके से है, तो टोटल हमारे पास 1000 की चेंज आ गई। देन मूविंग फॉरवर्ड, okay, depreciation for year, and it is 2000 minus 1000 which is 1000। depreciation भी हमारे पास आ गई। अब लॉन्ग टर्म यूजेस क्या हमारे पास आ जाते हैं? इट इज डिक्रीज इन लोन 3000, 7000 minus 4000, so uh, moving forward, increase in fixed assets, it is 9,000 minus 6,000, that is 3,000, and increase in security deposit, that is 4,500 minus 4,000. So your job is to identify all these particulars from asset, liability, and uses and assets को सामने रख के आपने items identify करने, बहुत सी चीजें इधर सामने mention भी हुई हैं। Let's suppose last की बात करते हैं, increase in security deposit 500 आया, that is 4,500 minus 4,000, so it is mentioned over somewhere over here नॉन करंट एसेट्स के अंडर। पहली चीज देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 3000 माइनस 2000, तो ये चीज हमारी लॉन्ग टर्म सोर्सेस में मेंशन हुई हुई है इन पॉइंट नंबर 4। सो इसी तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूजेस, कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एंड यू कैन सॉल्व दिस और फिल दिस एक्सेल टेबल।
ओके, इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे लॉन्ग टर्म सरप्लस या डेफिसिट क्या है। सपोज टोटल लॉन्ग टर्म sources are 10,000 and total long term uses are 7,000, then long term surplus is 3,000. Suppose total long-term sources are 10,000 and total long-term sources are 11,000, तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा। तो जब भी आपके सोर्सेज बढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं इट्स ए सरप्लस, लेकिन अगर आपके सोर्सेज कम हो रहे हैं तो वी कॉल इट डेफिसिट। तो यही एग्जांपल यही कोट हुई हुई है। मूविंग फॉरवर्ड जी, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। सिमिलरली फाइंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म यूजेस एंड शॉर्ट टर्म सरप्लस और डेफिसिट्स। इसमें भी उसी तरीके से इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस सोर्स, लायबिलिटी डिक्रीजेस यूज, इफ एसेट इंक्रीजेस, ये बिल्कुल वही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पुट अप की हुई है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, step number 5, check by calculating net surplus. So net surplus is the total of long-term and short-term surplus or deficit. If net surplus is zero, it means we have prepared fund flow correctly. Suppose there is long-term surplus of 400, there will be a short-term deficit of 400, दोनों को add up कर दें, so 400 minus 400 equals 0. Suppose there is a long-term deficit of 600, there will be short-term surplus of 600, again net surplus जो है वो 0 होना चाहिए. If for some reason net surplus is not coming to 0, it means there are some mistakes. Suppose in our example net surplus is equal to 0, जो कि पहले भी दिखाया, तो आपका जो सरप्लस जो है वो ज़ीरो ही होना चाहिए। एज़ मेंशन्ड, या अगर ज़ीरो नहीं है तो देयर इज़ सम स्पेसिफिक मिस्टेक, प्लीज़ गो एंड करेक्ट द मिस्टेक, दोबारा से कैलकुलेट करें। कुछ ना कुछ इश्यू दरमियान में ज़रूर रह गया होगा। सो वी हैव टू व्हाट वी हैव डन सो फार, तो हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है। ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। एक्सेल की फाइल आपके पास है, डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी। एंड जस्ट ट्राई टू ऐड योर ओन एग्जांपल, जो आप लोगों को बारहा कहा है कि ट्राई टू फाइंड वन गुड एनुअल स्टेटमेंट, एंड उसमें से जो कि कंपनीज आपने आइडेंटिफाई की ऑलरेडी की हुई हैं, आपने मेंशन की हुई हैं, तो उन्हीं कंपनीज की बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट लें, उन्हीं पे ही स्टेप 1 टू 5 अप्लाई करें और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि नेट सरप्लस कितना आ रहा है। होपफुली तो नेगेटिव और ज़ीरो पे ही होगा, नॉट नेगेटिव, बट इट मस्ट बी और इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो डू ट्राई इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ टू कैलकुलेट वन थिंग, एंड सेकंड, अगर कोई मिस्टेक हो रही है अगर आपसे किसी लेवल पे, तो उसको उसी वक्त हम सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह I'll be available tomorrow, and अगर कोई query होगी just ask me, just ping me, and I will be there and I will try to answer your query. And if अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई query हो तो this is my email address. You can write me an email and I will try to respond you as quickly as possible. And if you have even a feedback, तो और मुझे आपके feedback का भी इंतज़ार रहेगा. So uh, I hope this topic is interesting, and you will um try to learn something from this particular lecture. And hope to see you soon, very soon, inshallah. Take care.